हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 26 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 28 सितंबर, 9 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। तो देखिए, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किल कोरोना 4 अभियान कब से प्रारंभ किया गया है। हमारे ऑप्शन है 22 मई से, 23 मई से, 25 मई से या 26 मई से। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 25 मई से। मध्य प्रदेश में किल कोरोना 4 अभियान 25 मई से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार ने किल कोरोना 4 अभियान का बिगुल फूंका है। प्रदेश स्तरीय इस अभियान के तहत किसी गांव में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज होने की स्थिति में वहां घर घर सर्वे कर संभावित लक्षण वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अभियान का संचालक 25 से 31 मई तक किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, किल कोरोना अभियान का प्रारंभ 25 मई से हुआ है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है समाज सेवी योजना, कल्याण योजना, संबल योजना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है संबल योजना। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इससे संबल योजना के सभी लाभ और कठिनाइयों के समय परिवार को मिलने वाली सहायता तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, संबल योजना के तहत। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार किसे बच्चों की ओर से बोलने के लिए आमंत्रित किया है। हमारे ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, कैलाश सत्यार्थी, प्रदीप अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार कैलाश सत्यार्थी को बच्चों की ओर से बोलने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार दुनिया में सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों की ओर से बोलने के लिए आमंत्रित किया है। कैलाश सत्यार्थी कोविड-19 और बच्चे विषय पर सोमवार 25 मई को WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में मुक्त वक्ता के तौर पर दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में। ठीक है, मैं एक बार ये बोल देती हूँ, कैलाश सत्यार्थी कोविड-19 और बच्चे के विषय पर सोमवार 25 मई को WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में मुक्त वक्ता के तौर पर दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान रखना, WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा में, 74वीं स्वास्थ्य सभा में। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मध्य प्रदेश का स्टेप डाउन यूनिट किस जिले में तैयार किया गया है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, रीवा, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश का स्टेप डाउन यूनिट भोपाल जिले में तैयार किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अशोक गार्डन सहित स्वास्थ्य केंद्र में स्टेप डाउन यूनिट का शुभारंभ किया। इसमें 10 बिस्तरीय स्टेप डाउन यूनिट की स्थापना स्वास्थ्य विभाग एवं विश्व फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसकी शुभारंभ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है भोपाल जिले में। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइव इन वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में ड्राइव इन वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ड्राइव इन वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश बना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अपन परीक्षा उपयोगी कुछ मई माह के दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जिससे हम एग्जाम में भूलें ना। तो धीरे धीरे हम ऐसे नेक्स्ट मंथ के दिवसों का रिवीजन करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो चलिए अपन अपने मई माह के दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये देखिए, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है 16 मई को ही, और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 17 मई को हमारा विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, दूर संचार दिवस, और 17 मई को ही हमारा उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उक्त रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है और दूर संचार दिवस भी हमारा 17 मई को मनाया जाता है। तो 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, दूर संचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस। ठीक है, चलिए अपन 18 मई को देखते हैं। तो 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 16 मई को आप लोग ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और 16 मई को ही संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और 17 मई को भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। ये लोग भी आप ध्यान रखना, दूर संचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल पुलिस, एमपी पीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत लाभदायक होंगे। तो चलिए अपन अपने स्टैटिक जीके का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महू शहर किस नदी के स्रोत के निकट है? तो देखिए इसके हमारे ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी या सोन नदी। तो देखिए महू शहर हमारा चंबल नदी के स्रोत के निकट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, महू शहर चंबल नदी के स्रोत के निकट स्थित है। ठीक है, हमारी चंबल नदी मऊ में स्थित जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है चंबल नदी का। तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए चंबल नदी के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। तो ये देखिए, चंबल नदी का हमारा उद्गम होता है मऊ की जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम चंबल नदी का तो वो था चरमबाती।
चरमवती या चरमावती चंबल नदी का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ, तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, काली सिंध, क्षिप्रा, काली सिंध, कूनो, ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और चंबल नदी किस में मिल जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू से जनापाव पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश के। इसका प्राचीन नाम है चरमावती। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध, कूनो, ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, और उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके चंबल नदी की थोड़ी डिटेल हो गई। एग्जाम में इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है, सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती हैं, और यमुना नदी किस में मिल जाती है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। चलिए अपन महू के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो देखिए, महू शहर के बारे में जाने तो महू शहर में हमारे कुछ प्रमुख दर्शनीय महल हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो महू शहर में हमारा असरफी महल है, असरफी महल, हिंडोला महल है, खरबूजा महल है, दाई महल है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और एक और रानी रूपमती का भी महल है, रानी रूपवती महल। ये सारे महल हमारे महू शहर में स्थित हैं, जो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे महल इंपोर्टेंट हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। असरफी महल, हिंडोला महल, खरबूजा महल, दाई महल, रानी रूपमती का महल, ये सारे महल हमारे महू शहर में स्थित हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे महल इंपोर्टेंट हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, अमरकंटक से। ने पिछली कक्षा में क्लास में हमने आपको बताया भी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम हमारी काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, और सोन नदी का भी उद्गम हमारे अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है चंदेल, परमार, सुंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है परमार। राजा भोज हमारे परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए राजा भोज के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, राजा भोज हमारे परमार वंश से थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, परमार वंश से थे राजा भोज। राजा भोज के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिंधुराज। राजा भोज के पिता का नाम सिंधुराज था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और ये परमार वंश के 9वें राजा थे राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे, वंश के 9वें राजा थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, बसाया था। उसका नाम भोजपाल नगर था। पहले भोपाल का नाम भोजनगर था, भोजनगर। पहले भोपाल का नाम भोजनगर हुआ करता था। ठीक है, पहले भोपाल का नाम भोजनगर हुआ करता था, बाद में इसका नाम भोपाल हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि भोपाल का पहले पुराना नाम भोजनगर हुआ करता था। राजा भोज के रचित 84 ग्रंथों में से दुनिया में केवल 21 ग्रंथ ही बचे हैं।
और देखिए फ्रेंड्स, एक और पॉइंट याद रखना, राजा भोज के द्वारा रचित 84 ग्रंथों में से दुनिया में केवल 21 ग्रंथ ही बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 84 ग्रंथों में से 21 ग्रंथ ही बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, राजा भोज द्वारा रचित 84 ग्रंथों में से 21 ग्रंथ ही बचे हैं केवल। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए, इसके बारे में अपन ने जान लिया। और एक और बात ध्यान रखना, राजा भोज बहुत ही बड़े वीर, प्रतापी, पंडित और गुणग्राही थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, राजा भोज बहुत बड़े वीर और प्रतापी पंडित थे। ठीक है, गुणग्राही भी थे। आप लोग ये ध्यान रखना। इन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी और कई विषयों में अनेक ग्रंथ का निर्माण किया था, जिनमें से 24 ग्रंथ द्वारा रचित थे और दुनिया में केवल 21 ग्रंथ इनके बचे हैं। और ये परमार वंश के 9वें राजा थे। ठीक है, 9वें राजा थे राजा भोज। आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए, अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? हमारे ऑप्शन है होशंगाबाद, इंदौर, सतना या रीवा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है रीवा। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा में बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। भारत में एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि हमारे रीवा जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा स्थित इसमें 750 मेगावाट के सोलर प्लांट का स्थापना होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 750 मेगावाट के सोलर प्लांट की स्थापना होगी। और इस सोलर प्लांट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, इस सोलर प्लांट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप लोग ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। रीवा में से, और ये मेगावाट या तो 750 मेगावाट, आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, 750 मेगावाट। और सोलर प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित किया है। यह परियोजना 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को गति प्रदान करेगी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, यह परियोजना 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता की गति को प्रदान करेगी। तो आप लोग ये करती है, आप लोग ये ध्यान रखना, इसका नवीनीकरण 2022 तक तैयार हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। और इस सोलर प्लांट में पैदा होने वाली बिजली न केवल मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी, बल्कि वहाँ के उद्योगों को भी मिलेगी और बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इस सोलर प्लांट में पैदा होने वाली बिजली का प्रयोग मध्य प्रदेश के लोगों के अलावा दिल्ली मेट्रो को भी इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निर्देशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं किया है? तो देखिए, इसके हमारे ऑप्शन हैं, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, वशिष्ठ पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है वशिष्ठ पुरस्कार। ठीक है, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निर्देशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से वशिष्ठ पुरस्कार नहीं किया है। ठीक है, तो अपन विश्वामित्र, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, अपन बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार की। एकलव्य पुरस्कार के बारे में अपन जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में।
1994 में एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसमें राशि क्या दी जाती है, तो इसमें 50,000 राशि दी जाती है, 50,000 राशि दी जाती है। ठीक है, विक्रम पुरस्कार की बात करें, विक्रम पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें विजेता को क्या राशि दी जाती है, तो इसमें विजेता को राशि दी जाती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। और इसी के साथ साथ ब्लेजर भी दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है, प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत, और इसमें विजेता को 1 लाख रुपए एवं ब्लेजर भी दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। बात करें विश्वामित्र पुरस्कार की, विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में जानें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, पुरस्कार की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत भी हुई थी 1994 में। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसमें विजेता को क्या राशि दी जाती है, तो इसमें भी 1 लाख रुपए दिया जाती है, 1 लाख रुपए की राशि, और इसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि के साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी, इसमें राशि दी जाती है विजेता को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, विजेता को राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ब्लेजर दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें विजेता को 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार पूछे तो वो हमारा विक्रम पुरस्कार है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार क्लियर हो गए होंगे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। हमारे ऑप्शन है रीवा पन्ना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मालवा का पठार। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मालवा के पठार को करती है कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि मालवा का पठार किस भाग में फैला हुआ है, तो पश्चिम भाग में यह फैला हुआ है। और इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो इस पठार का निर्माण बेसाल्ट परतदार चट्टानों से हुआ है। तो निर्माण याद रखना, बेसाल्ट परतदार चट्टानों से हुआ है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, निर्माण मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट परतदार चट्टानों से हुआ है। मालवा के पठार के क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां का उद्गम होता है, तो इस पठार से क्षिप्रा, चंबल, बेतवा, काली सिंध, ये नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मालवा के पठार से क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी, इन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, इस क्षेत्र और मालवा के क्षेत्र में ही काली मिट्टी का फैलाव सबसे ज़्यादा है। काली मिट्टी का फैलाव ध्यान रखना आप लोग, काली मिट्टी का फैलाव मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा है, पठार में सबसे ज़्यादा है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, काली मिट्टी का निर्माण। और इसी पठार के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आप पढ़ते हैं, तो इंदौर, देवास जिला, भोपाल, झाबुआ, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, ये जिले मालवा के पठार के पास क्षेत्र में पड़ते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आप लोग ध्यान रखना कि मालवा का पठारी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा, ठीक है। और इस क्षेत्र से किन किन नदियों का उद्गम होता है ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल, रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान रखना, क्षिप्रा, बेतवा, काली सिंध, इन नदियों का उद्गम मालवा के पठार से होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये रिपीट किया है। और मालवा का पठार हमारे पश्चिम भाग में फैला हुआ है, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम की ओर से कौन सा राज्य है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है गुजरात। मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम की ओर हमारा गुजरात राज्य स्थित है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसे ही धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग डेली करंट क्लास देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नेम से, और डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम इस क्लास में हम आपके लिए करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो कैसी लगती है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।